नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्लू इकोनॉमी 2.0 एंड ब्लू इकोनॉमी 1.0 अर्थात नीली अर्थव्यवस्था 1.0 एंड 2.0। आप सभी को ज्ञात होगा कि इस बार के बजट में, जिसे अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया, इसमें आपने देखा होगा कि भारत के वित्त मंत्री ने एक टर्म पर बहुत फोकस किया है, जिसको ब्लू इकोनॉमी 2.0 के नाम से जाना गया। तो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 क्या है, और इससे पहले ब्लू इकोनॉमी 1.0 का क्या अर्थ है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थात इसका महत्व और इसका लाभ क्या है, और साथ में इस सेक्टर के सामने चुनौतियां क्या है, और इस क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं। अर्थात इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ हम लोग इस इंटरनेशनल रिलेशन में भी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी इसकी भूमिकाओं को टटोलेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अगर आप देखेंगे साइज के आधार पर तो हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, लेकिन हमारे पास जो जनसंख्या है उसके अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था का साइज जो है वो छोटा है। अर्थात ऐसे तो देखा जाए हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ये अर्थव्यवस्था हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। अर्थात वी हैव वेरी लेसर रिसोर्स, हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है। तो हम संसाधन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जब तक हम संसाधनों को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने नागरिकों की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे। इसीलिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा समय समय पर अनेक नए सेक्टर के विकास पर जोर देने के लिए कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे, कोई भी अर्थव्यवस्था तभी विस्तार लेती है जब परंपरागत जो भी सेक्टर है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के साथ साथ तमाम नए सेक्टर को भी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको शामिल किया जाए। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के साथ साथ क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर, जिसको चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था और पंचक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के रूप में जानते होंगे। इसके अलावा आप स्पेस इकोनॉमी, स्पेस एक्टिविटीज में देख रहे हैं कि पूरा एक स्पेस इकोनॉमी का सेक्टर डेवलप हो रहा है। अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, उसमें भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट। साथ ही साथ स्पेस टूरिज्म का सेक्टर विकसित हो रहा है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का दौर आ रहा है, स्पेस माइनिंग, स्पेस एग्रीकल्चर, स्पेस कोलोनाइजेशन, अर्थात अंतरिक्ष में एक अर्थव्यवस्था विकसित होते हुए दिख रही है। इसी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण बहुत तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एक्टिविटीज का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से डिजिटलाइजेशन की गतिविधियों के नाते एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, एक पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है। उसी प्रकार से समुद्री क्षेत्रों में, मैरीन सेक्टर में एक ब्लू इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी कोई बहुत नई प्रैक्टिस है। प्राचीन समय से आप देखें तो समुद्री क्षेत्रों, जलीय क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों पर मानव की निर्भरता रही है। मनुष्य बहुत प्राचीन समय से ही समुद्रों के साथ, जलीय क्षेत्रों के साथ, तटवर्ती क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ रहा है और उसके संसाधनों का उपयोग भी करता रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में
जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और जो गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं और पूरी दुनिया एक तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है, वैश्वीकृत हो चुकी है। तो वैश्वीकृत होने के नाते हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और कनेक्ट होने के लिए हमें जहां तक वर्चुअल एक कनेक्टिविटी की बात है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें फिजिकली भी कनेक्ट होना पड़ता है। और हम फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं? हम समुद्री क्षेत्र के परिवहन साधनों का उपयोग करके ही ज्यादातर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की बात की जाए तो रोड कनेक्टिविटी से हम सब तक नहीं पहुंच सकते, रेलवे की कनेक्टिविटी से हम सब तक नहीं पहुंच सकते। हमें एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी अर्थात मैरीन कनेक्टिविटी को ही आधार बनाना होगा। लेकिन एयर कनेक्टिविटी मास स्केल पर बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं उत्पन्न करता है, उसमें हम उसका लिमिटेड यूज करते हैं। लेकिन मैरीन कनेक्टिविटी हमें बहुत ज्यादा संभावनाओं के साथ जोड़ता है। तो ऐसे में देखा जाए तो समुद्री क्षेत्र मानव के लिए एक प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी 2010 क्या है और ये कैसे हमारे लिए संभावनाएं रखता है, और साथ ही साथ भारत इस सेक्टर में कैसे अपने आप को आगे ले जा सकता है, भारत की सरकार किस तरीके से देख रही है इस सेक्टर में अपने आप को, और भारत की इकोनॉमी में अभी इस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है और कैसे यह भारत के लिए संभावनाओं को विस्तार दे रहा है। तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था। कई बार बात होती है कि भाई व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था क्या है? तो नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया, जिन्होंने इस टर्म को उभारा। अगर आप देखिए तो 2010 में उन्होंने इस टर्म के बारे में सबसे पहले बोला। उनका नाम है गुंटर पाउली, डॉक्टर गुंटर पाउली। डॉक्टर गुंटर पाउली, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म का प्रयोग किया और इस टर्म को पॉपुलर बनाया। अर्थात आप कह सकते हैं कि आज के दौर में जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है उसमें मैरीन एक्टिविटीज, एक्वाकल्चर की एक्टिविटीज और कोस्टल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक साथ ला करके एक टर्म देने का काम डॉक्टर गुंटर पाउली के द्वारा किया गया और इन्होंने ब्लू इकोनॉमी का शब्द दिया। अब ब्लू इकोनॉमी में भी अगर अब चूंकि अब इसको डिफाइन करने की बात है तो एक बार मैं ब्लू इकोनॉमी शब्द से आपको जोड़ता हूं कि नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। देखिए, नीली अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको तीन शब्दों को समझना पड़ेगा। एक तो जो मैरीन रिसोर्सेज है, मैरीन रिसोर्सेज अर्थात समुद्री संसाधन। दूसरा जो एक्वाकल्चर अर्थात वाटर रिसोर्सेज है, वो कहीं के भी वाटर रिसोर्स हैं, वाटर रिसोर्स हो। अब इसमें एक्वाकल्चर भी हो सकता है और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज हो सकती है। और तीसरा अगर आप देखा जाए तो कोस्टल एक्टिविटीज। अब कोस्टल एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज है, बंदरगाह की गतिविधियां हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट की गतिविधियां हैं, कोस्टल एरियाज में टूरिज्म की गतिविधियां हैं, कोस्टल एरियाज में कई तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कई तरीके की फार्मिंग है, उन सबको शामिल करते। अब देखिए, इन तीनों गतिविधियों को अगर एक साथ मिलाया जाए, जैसे मैरीन रिसोर्सेस का मतलब समुद्र के संसाधन, मतलब समुद्री संसाधन।
अब समुद्रों में बहुत प्रकार के संसाधन है। समुद्रों में मछलियां हैं, शैवाल है, प्रवाल है, इसके अलावा बहुत सारे समुद्री खनिज हैं, जिसमें पॉलीमेटेलिक नूडल्स है, जिसमें तांबा भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, आयरन भी है। इसके अलावा समुद्रों में ऑफशोर अगर आप देखेंगे तट से बहुत दूर जाकर के, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी बहुत सारे भंडार हैं। जैसे भारत में बॉम्बे हाई, जहां से भारत का 2/3 पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो समुद्री क्षेत्र में ही है। एक तरीके का वो ब्लू इकोनॉमी का ही पार्ट है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में सेल गैस है, गैस हाइड्रेट है, और कई प्रकार के रीन्यूएबल एनर्जी के भी सोर्स है। जैसे विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का स्रोत है, वेव एनर्जी तरंग ऊर्जा का स्रोत है, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है, और ओटक एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन उसका स्रोत है। इट मींस देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देखेंगे समुद्री क्षेत्रों में बड़े स्तर पर टूरिज्म की, इंटरटेनमेंट की, और बहुत सारे एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स है उसकी भी संभावना है। और साथ ही साथ ये एक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है। पूरी दुनिया में आप जो व्यापार करते हैं, कोई भी देश जो व्यापार करता है, उसका एक बड़ा साधन ये समुद्री क्षेत्र ही है। इस नाते आप देखेंगे इसमें समुद्री संसाधनों में चाहे वो बायोटिक रिसोर्स हो, चाहे ये बायोटिक रिसोर्सेस हो, अर्थात इसमें सारी चीजें आती। अच्छा, वाटर रिसोर्सेस, क्योंकि हमने इसमें नदियां भी आएंगी, झील आएगा, तालाब आएगा, ताल तलैया पोखर जोहड़ आएगा, अर्थात इसमें वो सारी चीजें आएंगी। और साथ में कोस्टल तटीय क्षेत्रों में, चाहे वो बंदरगाह हो, तटीय क्षेत्रों में चाहे बंदरगाह हो, चाहे तटीय क्षेत्रों में कई तरीके की एक्टिविटीज हो, कोस्टल टूरिज्म, और वहां इको टूरिज्म भी होता है। इको टूरिज्म होता है, मेडिकल टूरिज्म की भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वायरमेंटल टूरिज्म है। तो ये सब को मिलाकर के दीज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी, अर्थात ऐसी कोई गतिविधि जो समुद्री क्षेत्रों, समुद्री संसाधनों, जलीय क्षेत्रों, जलीय संसाधनों, तटीय क्षेत्रों, तटीय संसाधनों, तटीय गतिविधियों से संबंधित है, उसे नीली अर्थव्यवस्था का भाग माना जाता है, उसे ही ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। अब चूंकि तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, केवल ऐसा नहीं कि खनिज हैं, पेट्रोलियम है, तमाम प्रकार के रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म की संभावनाएं, ट्रांसपोर्ट की संभावनाएं, बल्कि वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है, सिक्योरिटी और डिफेंस के हिसाब से भी महत्व रखता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के वैश्विक उभार में भी इस क्षेत्र में बढ़त लेकर के एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। इस नाते उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंस है। इन सबको नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर आप विश्व बैंक की परिभाषा को देखेंगे तो विश्व बैंक के अनुसार समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के इर्द गिर्द होने वाली आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, व्यापार और बाकी गतिविधियां जो हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो सब ब्लू इकोनॉमी का ही पार्ट है। अगर आप इससे अच्छा जो है डिफिनीशन देखना चाहें तो यूरोपीय कमीशन ने इसका एक डिफिनीशन दिया है, और इसने कहा है कि महासागरों मतलब ओशंस, समुद्रों सीज, और कोस्टल एक्टिविटीज से संबंधित सभी मानवीय आर्थिक गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। इट मींस एक चीज तो आप समझ गए कि नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का मतलब उन सभी आर्थिक गतिविधियों से है जो समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती हैं,
जो जलीय क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, वो सभी नीली अर्थव्यवस्था। लेकिन अब यहां एक सवाल ये बनता है कि ब्लू इकोनॉमी तो समझ में आ गया, लेकिन लेकिन ये आपने 10 और 20 कहा, इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू इकोनॉमी 10 एंड ब्लू इकोनॉमी 20? अर्थात ब्लू इकोनॉमी 10 का क्या अर्थ है और ब्लू इकोनॉमी 20 का क्या अर्थ है? बेसिकली एक चीज ध्यान रखेंगे, ये टर्म यूज किया गया है 2024 के अंतरिम बजट में। 2024-25 का जो अंतरिम बजट आया है, उसमें ये शब्द यूज किया गया, पहली बार ये शब्द यूज किया गया है। ये कहता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज एसोसिएटेड ब्लू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कहता है कि पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण को संवर्धित करने वाली नीली अर्थव्यवस्था की गतिविधियां, अर्थात ऐसी नीली अर्थव्यवस्था की गतिविधियां जो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित है। अर्थात ये क्या बात करता है? ये बात करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, वाटर एंड कोस्टल रिसोर्स। अर्थात समुद्री क्षेत्रों, जलीय क्षेत्रों और तटीय संसाधनों के सतत उपयोग वाली गतिविधियां, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल नीली अर्थ। देखिए, इसका मतलब हो गया, सीधे एक लाइन में कहा जाए तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल जो नीली अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में, जलवायु को ध्यान में रखा गया है, जैव विविधता को ध्यान में रखा गया है, वो ब्लू इकोनॉमी 20, जो कि 2024-25 से। लेकिन ब्लू इकोनॉमी 10 पर भारत ने फोकस किया 2019 के बजट में। 2019-20 के बजट में, इस बजट में भारत की सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 10 पर फोकस किया, और इसका मतलब था कि समुद्री क्षेत्र की सभी गतिविधियां, चाहे वो पर्यावरण के अनुकूल हो या नहीं हो, उन सब को मिला करके जो आर्थिक गतिविधियां तैयार होती हैं, उसी को ब्लू इकोनॉमी 10 के नाम से जाना जाता है। अर्थात ब्लू इकोनॉमी 10 में जो शामिल गतिविधियां हैं, उसमें पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं है। अर्थात एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी 10 इसमें पर्यावरणीय मूल्यांकन नहीं है। इसमें पर्यावरणीय मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल असेसमेंट नहीं, मूल्यांकन नहीं। और ब्लू इकोनॉमी 20 में सारी गतिविधियों का पर्यावरणीय मूल्यांकन है। वो सारी गतिविधियां जो ब्लू इकोनॉमी की होती हैं, उन सारी गतिविधियों का यहां पे पर्यावरणीय मूल्यांकन है, पर्यावरणीय मूल्यांकन है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट है इनका। तो इसमें पर्यावरणीय मूल्यांकन के साथ गतिविधियां हैं, और इसमें वो सारी गतिविधियां, चाहे वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हो जिनसे क्लाइमेट को हार्म भी होता हो, लेकिन वो गतिविधियां इसमें शामिल हैं। जैसे आपने ओवर फिशिंग कर दिया, लेकिन ज्यादा मछली आपने निकाल लिया, तो ये इसका पार्ट है। लेकिन अगर आपने ओवर फिशिंग करके कहीं पे फिशरीज की स्पीसीज को प्रभावित कर दिया, मछलियों के विशेष प्रजातियों को प्रभावित कर दिया, तो इस इकोनॉमी में वो नहीं जोड़ा जाएगा, वो इसी में जोड़ा जाएगा। इसमें वो सारी गतिविधि जोड़ी जाएगी जिसका पर्यावरण के साथ अनुकूल संबंध है। अगर प्रतिकूल संबंध है,
अगर पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाली गतिविधि है, चाहे वो समुद्री क्षेत्रों के इकोसिस्टम पर, परितंत्र पर बुरा प्रभाव डाले, या उसके बायोडाइवर्सिटी पर बुरा प्रभाव डाले, या ओशन या मैरीन इकोसिस्टम पर, समुद्री पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव डाले, तो वो सारी गतिविधि इसमें नहीं आएंगी। इसी नाते ये ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानी जा रही है। इसमें क्लाइमेट चेंज के सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। इसका मतलब जो पेरिस समझौता है उसका भी इसमें फोकस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जिसमें कहा गया है लाइफ बिलो वाटर, अर्थात सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य बनाए गए हैं 2015 से 2017 तक पूरी दुनिया में लागू कर दिए गए हैं, जो यूनिवर्सल गोल हैं जिसको सभी को प्राप्त करना है, ये उसको सपोर्ट करता है। तो ईमानदारी से एक बात आप कह सकते हैं कि भैया जो ब्लू इकोनॉमी 10 है और जो ब्लू इकोनॉमी 20 है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 का जो 14th गोल है वो प्रोटेक्टेड है। ये जो गोल है इसमें इसका प्रोटेक्शन किया गया है, इसको ध्यान में रखा गया, जिसमें कहा गया लाइफ बिलो वाटर, इसमें कहा गया है लाइफ बिलो वाटर। तो पानी के नीचे का जो जीवन है उसको ध्यान दें। देखिए, मानव को इतना लालची नहीं बन जाना है कि संसाधनों का अति उपयोग कर ले। गांधी जी ने कहा था प्रकृति मनुष्य के सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं पूरा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी गतिविधियों को उतना ही लेकर चलिए जिससे ये प्रकृति भी बनी रहे और आपकी गतिविधियां भी बनी रहे। नहीं तो आपका विकास टिकाऊ नहीं होगा, आपका विकास तात्कालिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, और ऐसा विकास तो विनाश होता है। आखिर मानव ऐसा विकास क्यों करे? हम ऐसा काम क्यों करें जिससे भविष्य के पीढ़ियों के लिए वो चुनौती बन जाए? आखिर जो औद्योगिकरण का दौर रहा पश्चिमी देशों में, जिसने पूरी दुनिया, ऐसे तो औद्योगिकरण से पश्चिमी देश विकसित देश बने। इंडस्ट्री 10 जो पहला औद्योगिकरण हुआ वो ब्रिटेन में हुआ, उससे ब्रिटेन विकसित देश बन गया। इंडस्ट्री 20 से यूरोप के बहुत सारे देश विकसित हो गए, यूरोप के 22 देश विकसित हो गए, उनका विकास हुआ। लेकिन इंडस्ट्री 10 से पूरी दुनिया का विनाश हुआ। उनका विकास हुआ, पूरी दुनिया को का विनाश हुआ। तो क्या आप इसको विकास मानेंगे? मान लीजिए हमारा हाथ बहुत अच्छा रहे, पैर बहुत अच्छा रहे, आंख फूट जाए, तो क्या आप इसको विकास मानेंगे? विकास का मतलब ही होता है जो समावेशी हो, जो सबको शामिल करके किया गया हो, जो इंक्लूसिव हो, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो। और सबका साथ का मतलब सभी क्षेत्रों का साथ, सभी आर्थिक गतिविधियों का साथ, सभी वर्गों का साथ। और अगर आप भारत में देखेंगे, एक चीज ध्यान रखें, अगर आप भारत में देखेंगे तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन एक ही देश में 2 देश की स्थिति पाई जाती है। एक शाइनिंग इंडिया, चमकता हुआ भारत जो शहरी भारत है, और दूसरा सफरिंग इंडिया, पीड़ित भारत जो ग्रामीण भारत। और आप जानते हैं ग्रामीण भारत और दूर दराज का जो क्षेत्र है, रिमोट एरियाज है, रिमोट एरियाज किसे कहा जाता है? दूर दराज का क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो चोटियां हैं, घाटियां हैं, मरुस्थल है, जंगल है, द्वीपीय क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, ये सभी रिमोट एरियाज है। और आप जानते हैं ब्लू इकोनॉमी द्वीपीय क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करता है, इसलिए समावेशी विकास का पहरुआ है, पिलर है, इसलिए समावेशी विकास का पिलर माना जाता है। तो देखिए ये एसडीजी को सपोर्ट करता है, पर्यावरण के अनुकूल, लेकिन यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को जोड़ करके नहीं बनाया गया। ये केवल समुद्री क्षेत्रों
तटवर्ती क्षेत्रों, जलीय क्षेत्रों की गतिविधियों को शामिल करता है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 में शुरू किया गया, इसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया। लेकिन आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड WTO का फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट हो गया। अब कोई भी देश फिश या मैरीन रिसोर्स के लिए एक सीमा से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकता। ऐसे में आपको ब्लू इकोनॉमी 2.0 की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी 2.0 की तरफ बढ़ करके भारत ने एक तीर से कई निशाना लगाया है। एक तो हम समुद्री क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का विकास कर रहे हैं, तो द्वीपीय क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों, जिसका असमान विकास है, जिसका अनइक्वल डेवलपमेंट है, एक तो उसका विकास हो जा रहा है। दूसरा, तटवर्ती क्षेत्रों में जब हम फोकस करेंगे तो तटवर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर हमें न केवल आर्थिक रूप से मदद करेगा बल्कि सामरिक रूप से रक्षा और सुरक्षा के लिए भी मदद करेगा। हमारे बंदरगाह मॉडर्नाइज होंगे, फिर हमारी यहां पर नेवी की स्थिति मजबूत होगी, और नेवी की स्थिति मजबूत होगी तो भारत के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं उसको हम कम्बैट कर पाएंगे, उसको हम चुनौती दे पाएंगे। मतलब ब्लू इकोनॉमी 2.0 या 1.0, अब तो 2.0 की बात करेंगे, ये ना केवल भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि यह भारत को सामरिक रूप से मजबूत करने के लिए भी एक रास्ता देता है। और यह मालदीव में चीन की गतिविधियों को हतोत्साहित करता है, श्रीलंका में चीन की गतिविधियों के लिए चुनौती खड़ा करेगा या हतोत्साहित करेगा, या भारत के आसपास के क्षेत्रों में जो चीन के द्वारा स्ट्रिंज ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के माध्यम से दादागिरी करने का प्रयास किया जा रहा है इंडियन ओशन में, निश्चित रूप से उसको बड़ी चुनौती देगा। तो इस नाते ये बहुत ज्यादा महत्व वाला है।